सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं विद्युत रसायन श्रेणी। ये जो टॉपिक है वो विद्युत रसायन नामक चैप्टर का टॉपिक है। ये चैप्टर 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। या तो 2 नंबर का सवाल पूछा जाएगा या फिर एक डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो देखिए, ये विद्युत रसायन श्रेणी की डेफिनेशन है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे विद्युत रसायन श्रेणी है, विद्युत रसायन श्रेणी के अनुप्रयोग हैं, रिडॉक्स विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, हाइड्रो इलेक्ट्रोड विभव है, और इसके अर्ध सेल हैं। और सेलों पर संबंधित एक एक दो सवाल पूछ लिया जाता है। एक सवाल 2 नंबर का पूछा जाता है कभी कभी। तो देखिए, यहाँ पर हम जो आज जो हम टॉपिक, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बात कर रहे हैं विद्युत रसायन श्रेणी पर। तो विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की विद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में, यानी या तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में लिखें या उनके बढ़ते क्रम में लिखने पर जो सारणी प्राप्त होती है वह सारणी कहलाती है, हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसी के साथ हम देखेंगे आगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घटती है और धातु आयनों के इलेक्ट्रॉन घिरने की या अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये विद्युत रासायनिक, देखिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखा जाए तो देखेंगे कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप देखेंगे, ये हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक तरफ है ऑक्सीकार, एक तरफ है संगत अपचायक। एक इलेक्ट्रोड विभव है और इधर इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो है ये क्या है, मान है। तो देखिए, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है। जैसे लिथियम है, लिथियम प्लस है और लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मान आया वो -3.04 आया। पोटेशियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग रखा था, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखा है, यानी ग्रहण करने के बाद इसका के हो गया और इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो रहा है, -2.92 हो रहा है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, फिर -2.90 हो रहा है, फिर -2.89 हो रहा है, -2.87 हो रहा है, -2.71 हो रहा है, फिर -2.37 हो रहा है। इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो धातुओं के मानक अपचयन विभव के जो मान हैं लगातार क्या होते जा रहे हैं, नीचे की ओर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और कम होते जा रहे हैं तो उनकी क्रियाशीलता जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा बीच में देख रहे हैं कि इससे ऊपर हमारी जो धातुएं हैं उनमें देख रहे हैं कि लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैंगनीज है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, स्टिन है, लेड है। और इसके बाद हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। इस तरीके से क्या है कि बहुत सारी धातुएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं। अब हम एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वे धातुएं कभी भी अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, और जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि हाइड्रोजन से नीचे केवल कितनी धातुएं हैं, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और गोल्ड है। मात्र 4 से 5 धातुएं ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, जो कभी भी अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो एक बार आप सभी लोग देख लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक जो चित्र, अगर किसी ने नहीं बनाया है तो वह आसानी से बना सकते हैं इस चित्र को। ये चित्र ज़्यादातर परीक्षा पूछा जाता है। अगर आपको ये चित्र याद है तो आप बड़े आसानी से आप इसमें से जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। इसके बाद हमारा है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। ये आपने अभी देखा कि लिथियम का -3.04 था, फिर क्या हो गया, 3.02 बना,
फिर 2.89 हुआ। इस तरीके से क्या होता जा रहा है, लगातार धातुओं की क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कैसा होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यह पहला हमारा टॉपिक अनुप्रयोग में विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है और अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसके बाद धातुओं के ऑक्सीकरण और अपचयन विभव का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर सूत्र होता है माइनस मानक अपचयन विभव। मान लीजिए किसी धातु का मानक अपचयन विभव का मान -3.04 है और उसका मानक ऑक्सीकरण विभव का मान निकालना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो उसका जो मानक ऑक्सीकरण विभव का मान होगा +3.04 होगा। इस तरीके से इसका क्या करते हैं, मानक अपचयन विभव का मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद है धातुओं का धातुओं द्वारा विस्थापन। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती हैं वह धातु अपने से नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। जैसे लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, परंतु कॉपर ऐसा नहीं करता। मैंने अभी आपको बताया था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वे क्या करती हैं, वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अब यहाँ क्या कहा है इसने, धातुओं का धातुओं द्वारा विस्थापन। जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती हैं वे धातुएं क्या करती हैं, अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। अर्थात जैसे आयरन है और आयरन की क्रिया अगर कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर कॉपर की क्रिया हम फेरस सल्फेट से कराएं तो कॉपर फेरस सल्फेट से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर का स्थान आयरन से क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, नीचे है। और जब जिस धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान नीचे होता है वह धातु उसके लवण धातु लवण से वह धातु दूसरी धातु लवण से उस धातु को विस्थापित नहीं करती है। इसके बाद देखिए क्या है, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, परंतु हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। फिर एक बात समझेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है, मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को तो विस्थापित कर देती हैं, परंतु वे धातुएं अम्लों और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जैसे हमारा ये दिया है, जैसे दो रिएक्शन दे रखे हैं, रिएक्शन पूछी है कि निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी असंभव। तो Zn + H2SO4 एडो ZnSO4 + H2। देखिए जिंक का जो स्थान है हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। जब जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, संभव होगी, क्योंकि जिंक हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देगी। अब यहीं देखें कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और आपका सोना है, ये धातुएं क्या है, हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो देखिए कॉपर हाइड्रोजन से सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट + H2 नहीं बनेगा। तो अभिक्रिया कौन सी है, संभव है, दूसरी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु में नीचे हैं वह अधातु अपने से ऊपर वाली अधातु को विस्थापित कर देगी। यहाँ पर क्या है, विद्युत अधातुओं का धातुओं द्वारा विस्थापन में क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु नीचे है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, नीचे, वह अधातु अपने से ऊपर वाली अधातुओं को विस्थापित कर देगी। यहाँ उल्टा चले जाएगा, विस्थापित कर देगी, परंतु ऊपर से नीचे की जो इन पर क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिया है, चांदी पर निम्न धातु में से किसका धातु का लेपन किया जा सकता है। अगर हम चांदी पर तांबा का लेपन कर सकते हैं, सोने का लेपन कर सकते हैं, निकल का लेपन कर सकते हैं या जस्ते का कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सोना। तो उन्हें देखा होगा कि कुछ जो तेज प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि चांदी का कोई भी आभूषण बनवाते हैं और उस पर क्या करते हैं, सोने का लेप करा देते हैं। क्या आपको पता है कि क्या सोने पर चांदी का लेप हो जाएगा? नहीं होगा। सोना जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रखा गया है और चांदी सोने से क्या है, ऊपर है।
तो सोने का लेप चांदी पर तो हो सकता है, लेकिन चांदी का लेप सोने पर नहीं हो सकता। लोहे पर जस्ता और निकल में किसका विद्युत लेपन संभव है? तो निकल का लोहे पर लेपन आसानी से हो जाता है। निकल धातु का जो लेपन है वो क्या होता है, वो लोहे पर आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ये विद्युत श्रेणी जो है पूछी जाती है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, और देखने के बाद आप क्या करेंगे, उसको अपनी कॉपी पर नोट करें और उसको याद कर लें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क कर लें, मैं आपको बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है और समय का बहुत ही अभाव है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी वीडियो आपको दे करके मैं कुछ कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियो में यानी छोटे काम में बड़ा धमाका हो सके। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप शुभ रात्रि।